इतिहास में ना कुछ तारीखें, कुछ साल ऐसे होते हैं जो सब कुछ बदल देते हैं। और 1857 यकीनन ऐसा ही एक साल था। ये वो सैलाब था जिसने भारत में ब्रिटिश शासन की नींव तक हिला दी और एक पूरे साम्राज्य का नक्शा हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। लेकिन आज भी सवाल वही है, इसे याद कैसे किया जाए? क्या ये सिर्फ कुछ नाराज सिपाहियों का गुस्सा था, या फिर ये एक आजाद देश के सपने की पहली सबसे जोरदार आवाज थी? चलिए आज इसी पेचीदा और दिलचस्प कहानी को परत दर परत खोलते हैं। देखिए, किसी भी घटना को आप नाम क्या देते हैं, इससे बहुत कुछ पता चलता है। अंग्रेजों के लिए यह हमेशा द इंडियन म्यूटिनी रहा, मतलब सिपाहियों का विद्रोह। उनके हिसाब से ये कुछ अनुशासनहीन सैनिकों की बगावत थी, बस। लेकिन करोड़ों हिंदुस्तानियों के लिए ये स्वतंत्रता का पहला संग्राम था, विदेशी हुकूमत के खिलाफ आजादी की पहली बड़ी कोशिश। ये सिर्फ दो नाम नहीं है, ये इतिहास को देखने के दो अलग अलग नजरिए हैं, दो अलग अलग चश्मे हैं। और मजे की बात यह है कि ये बहस आज तक चलती है, जो बताती है कि 1857 की विरासत कितनी गहरी। तो इस पूरी कहानी को ठीक से समझने के लिए हम इन हिस्सों पर एक एक करके नजर डालेंगे। पहले देखेंगे कि वो कौन से कारण थे जिनसे ये तूफान धीरे धीरे बन रहा था। फिर वो चिंगारी जिसने आग लगा दी। वो कौन लोग थे जो इस लड़ाई में सबसे आगे थे? अंग्रेजों ने इसका जवाब कैसे दिया? और सबसे आखिर में इसने आने वाले भारत पर अपनी क्या छाप छोड़ी? सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, 1857 की क्रांति कोई एक दिन में हुई घटना नहीं थी, बिल्कुल नहीं। ये एक ऐसा ज्वालामुखी था जो दशकों से धीरे धीरे सुलग रहा था। ये ईस्ट इंडिया कंपनी के लगभग 100 साल के राज में जमा हुए गुस्से, तकलीफ और बेचैनी का नतीजा था, जो बस फटने ही वाला था। तो इसकी शुरुआत होती है राजनीति से। ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियां ना सीधे सीधे भारतीय राजाओं और नवाबों की सत्ता पर हमला कर रही थीं। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जैसी नीतियां, इसका सीधा मतलब था कि अगर किसी राजा का अपना बेटा नहीं है तो उसका राजपाट कंपनी हड़प लेगी। झांसी, सतारा, नागपुर, कई राज्य इसी नीति का शिकार हुए। पर शायद सबसे बड़ा झटका लगा 1856 में, जब अवध को खराब शासन का बहाना बनाकर कब्जे में ले लिया गया। इससे न सिर्फ राजघराना बल्कि अवध की आम जनता, जमींदार, सिपाही सब भड़क उठे। राजाओं नवाबों को अब साफ दिखने लगा था कि उनकी सल्तनतें अब महफूज नहीं हैं। राजनीति तो थी ही, पर असल मार तो आम आदमी की जेब पर पड़ रही थी। कंपनी की आर्थिक नीतियां लोगों का खून चूस रही थीं। जमीन पर इतने ज्यादा टैक्स लगा दिए गए कि किसानों की कमर ही टूट गई। उधर इंग्लैंड की मिलों से आए सस्ते माल ने भारत के पारंपरिक उद्योगों, खासकर कपड़ा उद्योग को तबाह कर दिया। लाखों बुनकर, कारीगर सब बेरोजगार हो गए। तालुकदार जो पीढ़ियों से जमीनों के मालिक थे, उनकी जमीनें छीनी जा रही थीं। तो जब बगावत शुरू हुई ना, तो किसानों और कारीगरों को लगा कि यही मौका है उन सूदखोरों और नए जमींदारों से बदला लेने का, जिन्होंने उनकी जिंदगी तबाह कर दी थी। और फिर मामला आया समाज और धर्म का। अंग्रेजों के कुछ कदम, जैसे सती प्रथा पर रोक, भले ही आज हमें सही लगे, पर उस वक्त कई भारतीयों को ये अपनी परंपराओं पर सीधा हमला लगा। ऊपर से ईसाई मिशनरियों का प्रचार और स्कूलों में पश्चिमी शिक्षा, इससे लोगों में ये डर बैठ गया कि अंग्रेजों का असली मकसद तो पूरे हिंदुस्तान को ईसाई बनाना है। और ये डर, ये अफवाहें आग में घी का काम कर रही थीं। ये एक लाइन पूरी कहानी का सार बता देती है। ये हमें सीधे सिपाहियों के गुस्से से जोड़ती है। पता है, बंगाल आर्मी के ज्यादातर सिपाही अवध और बिहार के किसान परिवारों से आते थे। वो सिर्फ सिपाही नहीं थे, वो वर्दी में किसान थे। तो जब कंपनी की नीतियां उनके गांव में उनके परिवार को भूखा मार रही थी, जब उनकी जमीनें छिन रही थीं, तो ये उनकी निजी लड़ाई बन गई। सेना के बैरक का गुस्सा और गांव के खेत का गुस्सा दोनों एक हो गए थे। और सेना के अंदर तो हालात वैसे भी उबल रहे थे। भारतीय सिपाहियों को अंग्रेजों के मुकाबले बहुत कम तनख्वाह मिलती थी। प्रमोशन तो भूल ही जाइए, उनके साथ रंग के आधार पर भेदभाव होता था, उनकी धार्मिक मान्यताओं का मजाक उड़ाया जाता था। और फिर 1856 में आया जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट। इस कानून ने कह दिया कि सिपाहियों को समंदर पार भी लड़ने जाना पड़ सकता है। उस जमाने में हिंदुओं में मान्यता थी कि समंदर पार जाने से धर्म भ्रष्ट हो जाता है। इस एक कानून ने सिपाहियों के मन में भयानक गुस्सा भर दिया। तो आप देखिए, माहौल पूरी तरह तैयार था। राजनीतिक गुस्सा, आर्थिक तबाही, सामाजिक डर और सेना में सुलगती बगावत। बारूद का एक ढेर तैयार था, बस एक चिंगारी की देर थी। और वो चिंगारी आई एक नई राइफल के कारतूस के रूप में। यही थी वो चिंगारी। नई इनफील्ड राइफल के कारतूसों को बंदूक में डालने से पहले दांत से काटना पड़ता था। और एक अफवाह जंगल की आग की तरह फैली कि इन कारतूसों पर गाय और सुअर की चर्बी लगी है। अब सोचिए जरा, गाय हिंदुओं के लिए पवित्र है और सुअर मुसलमानों के लिए हराम। सिपाहियों को पक्का यकीन हो गया कि ये उनके धर्म को भ्रष्ट करने की एक सोची समझी साजिश है। बस सब्र का बांध यहीं टूट गया। और फिर जो हुआ वो इतिहास बन गया। 29 मार्च बैरकपुर में मंगल पांडे ने अकेले ही बगावत का बिगुल फूंक दिया। उन्हें फांसी दे दी गई, लेकिन उनकी शहादत की खबर ने आंख को और भड़का दिया। अप्रैल का महीना छोटी मोटी घटनाओं में बीता और फिर आया 10 मई का दिन। मेरठ में सिपाहियों ने खुलेआम बगावत कर दी, जेल तोड़कर अपने साथियों को आजाद कराया और दिल्ली चलो का नारा लगाते हुए दिल्ली की तरफ कूच कर दिया। अगले ही दिन 11 मई को वो दिल्ली पहुंचे और बूढ़े मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को हिंदुस्तान का शहंशाह घोषित कर दिया। ये एक बहुत बड़ा
बड़ा सांकेतिक कदम था। विद्रोह को अब एक चेहरा मिल गया था। दिल्ली पर कब्जे की खबर फैलते ही ये आग पूरे उत्तर और मध्य भारत में फैल गई। अब ये सिर्फ सिपाहियों की लड़ाई नहीं रही, राजा, नवाब, जमींदार और यहाँ तक कि आम लोग भी हथियार उठाकर मैदान में कूद पड़े। और इस लड़ाई की कमान संभालने के लिए कई बड़े चेहरे सामने आए। इस विद्रोह की एक खास बात ये थी कि इसका कोई एक सेंट्रल लीडर नहीं था। दिल्ली में नाम के लिए बहादुर शाह जफर थे, पर असली कमान जनरल बख्त खान के हाथों में थी। कानपुर में नाना साहब ने मोर्चा संभाला तो झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों को नाको चने चबवा दिए। लखनऊ में बेगम हजरत महल थी और बिहार में 80 साल के कुंवर सिंह ने ऐसी बहादुरी दिखाई कि सब हैरान रह गए। ये विविधता ही इस विद्रोह की ताकत भी थी और शायद सबसे बड़ी कमजोरी भी। ताकत इसलिए कि ये बहुत बड़े इलाके में फैल गया, और कमजोरी इसलिए कि इन सब नेताओं में कोई एक साझा रणनीति और तालमेल नहीं था। ये बात गांठ बांधने वाली है। 1857 सिर्फ सिपाहियों की कहानी नहीं थी, ये एक जन आंदोलन था। जैसे ही सिपाहियों ने बगावत की, शहरों और गांवों में आम लोग उनके साथ हो लिए। किसानों ने सूदखोरों के बही खाते जला दिए, सरकारी खजाने लूट लिए। कारीगर और मजदूर भी इस लड़ाई में कूद पड़े। खासकर अवध जैसे इलाकों में तो ये एक जन बगावत बन गई, मतलब हर कोई इस लड़ाई में शामिल था। विद्रोह इतना बड़ा और भयानक था कि अंग्रेज शुरू में तो हक्के बक्के रह गए। उन्हें यकीन ही नहीं हुआ कि उनकी वफादार भारतीय प्रजा ऐसा कर सकती है। लेकिन जब उन्होंने सदमे से उबरकर पलटवार किया तो वो क्रूरता की सारी हदें पार कर गए। अब कहानी एक नया और कहीं ज्यादा खूनी मोड़ लेने वाली थी। अंग्रेजों का जवाब बहुत तेज था और बेहद बेरहम। विद्रोह को कुचलने के लिए उन्होंने ऐसी क्रूरता दिखाई जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। बागियों को सरेआम फांसी पर लटकाया गया, तोपों के मुंह से बांधकर उड़ा दिया गया। जिन गांवों पर बगावत में शामिल होने का शक भी होता, उन्हें जलाकर राख कर दिया जाता था। दिल्ली, कानपुर और लखनऊ जैसे शहरों में भयानक कत्लेआम हुआ। उनका मकसद सिर्फ विद्रोह को दबाना नहीं था, बल्कि लोगों के दिलों में ऐसा खौफ पैदा करना था कि भविष्य में कोई सिर उठाने की हिम्मत भी न कर सके। इस विद्रोह ने एक चीज तो हमेशा के लिए बदल दी। ईस्ट इंडिया कंपनी का राज अब खत्म हो गया था। ब्रिटिश सरकार को यह समझ आ गया था कि एक कारोबारी कंपनी इतने बड़े देश पर राज नहीं कर सकती। तो 1858 में ब्रिटिश संसद ने एक कानून पास किया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। इसके तहत भारत का शासन सीधे ब्रिटिश क्राउन यानी महारानी विक्टोरिया के हाथ में आ गया। गवर्नर जनरल अब वाइसराय कहलाने लगा। ये भारत में ब्रिटिश राज की औपचारिक शुरुआत थी। दूसरा सबसे बड़ा बदलाव सेना में किया गया। अंग्रेजों ने अपनी गलती से सबक सीखा। उन्होंने सेना को नए सिरे से खड़ा किया ताकि दोबारा कभी ऐसी बगावत ना हो सके। सेना में अंग्रेज सैनिकों की संख्या बढ़ा दी गई। तोपखाने जैसे जरूरी विभाग पूरी तरह अंग्रेजों के कंट्रोल में कर दिए गए और भर्ती की नीति पूरी तरह बदल दी। अवध और बिहार, जहां से बगावत की आग भड़की थी, वहां से भर्ती लगभग बंद कर दी गई और उन समुदायों से ज्यादा भर्ती की जाने लगी जिन्होंने विद्रोह में अंग्रेजों का साथ दिया था, जैसे सिख, गोरखा और पठान। ये फूट डालो और राज करो की नीति का क्लासिक उदाहरण था। और इसी के साथ भारत के इतिहास का एक बहुत बड़ा अध्याय बंद हो गया। 300 साल से ज्यादा पुराने मुगल साम्राज्य का औपचारिक अंत हो गया। आखिरी बादशाह बहादुर शाह जफर पर देशद्रोह का मुकदमा चलाकर उन्हें बर्मा के रंगून शहर में भेज दिया गया, जहां गुमनामी में उनकी मौत हो गई। ये एक युग का अंत था। तो विद्रोह को कुचल दिया गया, नेता मारे गए या पकड़ लिए गए, लड़ाई खत्म हो गई। लेकिन क्या कहानी यहीं खत्म हो जाती है? नहीं, असल में 1857 की असली कहानी उसकी हार में नहीं, बल्कि उसकी विरासत में है, उसकी लेगेसी में है। ये भारतीय इतिहास का वो मोड़ था जिसके बाद कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा। इसका असर बहुत गहरा था। एक तरफ इसने पहली बार पूरे देश में एक साझा दुश्मन के खिलाफ एकता की भावना जगाई। कह सकते हैं कि यहीं से भारतीय राष्ट्रवाद की असली नींव पड़ी। रानी लक्ष्मीबाई, मंगल पांडे, तात्या टोपे, ये सारे नाम आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बन गए। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी था। इस विद्रोह ने अंग्रेजों और भारतीयों के बीच शक और नफरत की एक ऐसी गहरी खाई खोद दी जो कभी भर नहीं सकी। अंग्रेजों ने भी हिंदुओं और मुसलमानों के बीच फूट डालने की अपनी नीति को और तेजी से लागू करना शुरू कर दिया। तो हम फिर से घूम फिरकर उसी पहले सवाल पर आ जाते हैं। आखिर ये था क्या, सिपाही विद्रोह या आज़ादी की पहली जंग? शायद ये सिर्फ एक सिपाही विद्रोह तो नहीं था, क्योंकि इसमें लाखों आम लोगों ने कुर्बानियां दी। और शायद ये पूरी तरह से एक संगठित आज़ादी की जंग भी नहीं थी, क्योंकि एक सोच और एक सेंट्रल लीडरशिप की कमी साफ दिखती है। सच शायद इन दोनों के बीच में कहीं है। ये एक सैन्य बगावत थी जो एक नागरिक विद्रोह में बदल गई, और बहुत सारे लोगों के लिए ये वाकई में आज़ादी की लड़ाई थी। इसे कैसे याद रखा जाए, ये आज भी देखने वाले के नजरिए पर निर्भर करता है, और शायद यही बात इसे इतिहास का एक इतना दिलचस्प और ज़रूरी अध्याय बनाती है।